काला तो होता है। बताइए। हाँ, और नंबर से यहाँ कोई एक दंत कथा या लोक कथा या फेबल इस तरह से प्रेरित एक कथा पर बनी हुई है। कथा इतनी सी है कि एक सुंदर सी रूप सी राजकुमारी ओडेटे झील के पास शहर कर घूम रही होती है, टहल रही होती है, और एक दैत्य आता है रॉथबर्ट नाम का, और वो उसको ब्लैक स्वान में तब्दील कर देता है और उसकी सारी खूबसूरती चली जाती है। फिर उसमें कहा गया अगर एक सुंदर राजकुमार आएगा और तुम्हारे से प्रेम में स्पर्श करेगा, ऐसा स्पर्श जो तुम्हें वापस अपने सही स्वरूप में ला दे, ब्लैक स्वान से व्हाइट स्वान में तब्दील कर दे, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस इतनी सी बात पर ये फेबल है, दंत कथा है, उसको प्रेरित होकर ये फिल्म बनी गई है ब्लैक स्वान। तो ब्लैक स्वान में कहानी है नीना नाम की एक बैले नृत्यांगना की, जो बचपन से ही इतने अनुशासित जीवन में जिए। उसकी माँ एरिका ने उसे बहुत अनुशासन में रखा हुआ है कि वो कितने बजे उठती है, कितने बजे बाहर जाती है, और उसका कोई मित्र नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। शहर में एक थॉमस नाम के बहुत बड़े ओपेरा ग्रुप के थिएटर डायरेक्टर हैं, जो एक बड़ी मंचीय प्रस्तुतियां करते हैं, जो काव्यात्मक प्रस्तुति होती है, जैसे हमारी एक ये राम की शक्ति पूजा ये निराला की होती है, अगर कभी आपने देखा हो या वीडियो भी देखा हो, जहां पर नृत्य नाटिका भी कह सकते हैं हम उसको। उस तरह के एक बैले ग्रुप में वो कुछ बैले डांसर परफॉर्म कर रही हैं, अभ्यास कर रही है, और उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में दो महिलाएं या दो लड़कियों का नाम, एक तो नीना है और एक लिली है, जो टॉप है उस ग्रुप में। और अब एक स्वान क्वीन नाम से एक नाटक बनने वाला है, और स्वान की क्वीन नाम से जो नाटक बनने वाला है उसकी प्रेरणा डायरेक्टर ने उस जो मैंने अभी कहानी बताई वहां से ली है। तो अब वो क्वीन कौन बनेगा, निर्देशक उसकी खोज में है। तो इस ट्रुप में इतने लोग रोज वहां अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें से वो 3 लोगों को चिन्हित करता है कि ये मुझे संभावित लग रहे हैं, और वो चिन्हित करने के बाद उसमें से फिर एक दिन नोटिस बोर्ड पे घोषणा होती है कि भाई नीना को मेन स्वान क्वीन के लिए चयन कर लिया गया है, और उसका अब रिहर्सल शुरू हो जाएगी ड्रामा की। और रिहर्सल शुरू होने के बाद, और इसमें चयन क्यों किया गया वो भी कारण बताया गया है कि जो पहले इस नाटक में बेथ नाम की जो एक लेडी थी, जो स्वान क्वीन उत्तरोत्तर बहुत लंबे समय से बन रही है, और एक शहर में बहुत बड़ा नाम है उसका, मतलब एलीट क्लास है वहाँ का, वो भी उसको जानता है, और प्रबुद्ध लोगों में एक अच्छी निगाह से उसको देखा जाता है। और उसके पीछे का ये कारण बताया गया है कि अब वो 50 की उम्र के नज़दीक पहुंच रही है, और जो शरीर में मेनोपॉज के आसपास के बदलाव आते हैं, हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से उतनी सक्षम ना होगी, उसके अंदर कई अक्षमताएं पैदा होने की संभावनाएं निर्देशक थॉमस को अब नजर आ रही है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए एक युवती को इसके लिए कास्ट किया जाए, जो स्वान क्वीन का जो किरदार है वो अच्छे से भली भांति निभा सके, और उसमें जो लोच होना चाहिए और उसके शरीर में जो लय होनी चाहिए वो एक युवती में ज़्यादा बेहतर होगी बनिस्पत 50 के लगभग आने वाली एक प्रौढ़ महिला के। तो इस कारण उसका नीना का चयन इसमें किया गया है। और नीना का चयन करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ हमको ये भी पता चलती है कि जो एरिक नाम की जो उसकी माता है, वो एक समय बैले नृत्यांगना बनना चाहती थी। उसकी अधूरी इच्छाएं, अधूरी ख्वाहिशें वो अपनी बेटी नीना में देख रही है, तो इसलिए उसको इतना अनुशासित जीवन में ढाला भी है उसने, और इतना अनुशासन से पाल रही है कि वो सिवाय जीवन में बैले नृत्यांगना के कुछ ना करे, हर समय उसकी चौकस निगाह उसके हर समय उसको घूरती रहती है, उसका डे टू डे टाइम टेबल पूरा ध्यान रखती है, समय सारणी के इतने बजे ये करेगी, इतने बजे वो करेगी, क्लास में गई है तो 10 मिनट देरी से क्यों आई, इस तरह का भोजन करेगी, इतने बजे उठेगी, क्योंकि वो अपने सपने उसमें जीने की कोशिश कर रही है। ये एक एंगल बताया गया है, डायमेंशन इस फिल्म में निर्देशक ने, कि कैसे हम अपने सपने थोपते हैं या जीने की कोशिश में अपने बच्चों का जीवन खराब कर देते हैं। ये एक कथा साथ में चल रही है। और इधर नैना का चयन होने के बाद पता चलता है कि भाई
थॉमस नाम का जो डायरेक्टर है वो बहुत सन की किस्म का डायरेक्टर है, और वो अपने जो मेन जो डांस के लिए या नृत्य नाटिका के लिए जो मेन किरदार का चयन करता है, महिला किरदार का, स्वान क्वीन के लिए, उसके साथ हम बिस्तर भी हो सकता है या उसको किसी भी तरह से शोषण भी कर सकता है। तो उसको ट्रुप के 2-3 लोग आगाह करते हैं, और स्पेशली लीला बार बार उसको आगाह करती है कि तुम्हारा चयन हो गया है, लेकिन अभी तुम थॉमस के अंदरूनी परतों के बारे में नहीं जानती हो। तो जैसे जैसे तुम अभ्यास में आगे बढ़ती रहोगी और थॉमस से तुम्हारा संवाद होता रहेगा, तो उनकी जो अलग ग्रंथियां हैं उसके बारे में तुम और बेहतर जान पाओगी, या उनका एक अलग तरह का सिखाने का तरीका है, या एक सनक है, या वो अपने शिष्यों से या महिलाओं से इस तरह से पेश आते हैं। किसी भी रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो इस सब में वो नीना की यात्रा चल रही है, वो अभ्यास कर रही है, फिर वो देख रही है कि उसके शरीर में बार बार निशान कुछ कुछ हो जाते हैं, और कभी उसके अंगूठे में चोट लग जाती है, कभी उसके नाखून से खून निकलता है, कभी उंगली के हाथ के नाखून से खून निकलता है, कभी पाँव के नाखून से खून निकलता है। तो ये सब सत्य है या गल्प है, ये निर्देशक ने हम पर छोड़ा हुआ है। और एक कथानक में आगे जैसे जैसे यात्रा कर रही है, तो वो बेथ, जो एक समय की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना थी, स्वान क्वीन जो उस समय बनी थी, उसके वो सामान चुराती है। वो सामान चुराने की जो इन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली है कि क्या, जैसे आप मान लीजिए गजल बहुत अच्छा लिखते हैं, या तरन्नुम में बहुत अच्छे कुछ गाते हैं, क्या मैं आपकी किताबें, आपकी गजल या आपका कोट पैंट चुराने से मेरे अंदर वो हुनर आ जाएगा कि नहीं? ये अवधारणा निर्देशक ने इस फिल्म में उद्घाटित की है। मुख्य थीम इसकी यही है। क्या हम किसी का चोला ओढ़ने से वह स्वयं वो व्यक्ति बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? इसी अवधारणा पर ये फिल्म है कि भाई जो वो राजकुमार आएगा और वो एक प्रेममय स्पर्श आपको देगा, तो क्या आप रूपांतरित होके वापस जो एक व्हाइट स्वान में तब्दील हो जाओगे, सुनहरे मोती के रूप में एक खिल जाओगे? तो वाकई में वो आप वैसे व्यक्ति हो कि नहीं हो, या आपके अंदर का जो कालापन है वो मिट गया है, नहीं मिट गया? ब्लैक से व्हाइट में जो रूपांतरण है, वो पूरी तरह से उसके रूपांतरण के आप हकदार हो या नहीं हो, इस अवधारणा पर ये फिल्म बनी हुई। तो नीना धीरे धीरे एक मेंटली पेशेंट के रूप में तब्दील हो रही है, जहां पर उसको लग रहा है कि कोई मुझसे, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना हूँ न्यूयॉर्क शहर की, और इस बेले समूह में मुझे जो प्रस्तुतिकरण देनी है वो दुनिया की नायाब प्रस्तुति होनी चाहिए। इस तरह से एक साइकिक, एक वृत्ति उसके दिमाग में उत्पन्न हो रही है। उससे वो देखती है कि कांच में, मेट्रो में सफर करते हुए अपना दूसरा पक्ष देखती है, अपना, जैसे हम आईने में देखते हैं। तो वो जो ब्लैक स्वान होने की जो यात्रा है, वो जगह जगह उसके पल चिन्ह देखती है, जगह जगह उसकी छवियां देखती है, और उस यात्रा में वो येन केन प्रकारेण जो भी चीजें अपना सकती है कि भाई मैं इसको दबा दूं, इसको गिरा दूं। जिस तरह से हमारे अंदर एक वृत्तियां विकसित होती रहती है, हम में हुनर भी है, हम परफेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन हम ईर्ष्या के आलम में इस हद तक चले जाते हैं कि किसी का कत्ल भी करना पड़े तो हमको कोई मलाल नहीं होगा। तो इस तरह से निर्देशक ने उस ब्लैक स्वान की यात्रा बताई है। अब एक तरफ तो ये बताया, अब निर्देशक उसको कहता है कि तुम जो सिखाया वो तो कर रही हो, लेकिन उसके बाद जो ब्लैक से व्हाइट में जो आना है, वहां पर तुम्हारे अंदर एक शरीर में अलग से थिरकन और लोच होना चाहिए। होता है ना कि भाई एक कोई हमको विद्या सिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद किसी कलाकार का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल भी होता है। वो लयकारी या उसकी एक सिग्नेचर स्टाइल होती है, वो एक जन्मजात गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर।
तो निर्देशक उसको वो गुण विकसित करने की बात कर रहा है, लेकिन उसने उसको एक ग्रंथि के रूप में ले लिया, एक मनोवृत्ति के रूप में वो तब्दील होती जा रही है, जहाँ पर वो लीला को भी मारने के लिए आमादा हो जाती है आगे की यात्रा में, जो लीला उसको जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। और निर्देशक ने भी कहा है कि प्रेम की अनुभूति, सेक्स की अनुभूति, जब जितनी सारी अनुभूतियां तुम्हारे साथ जुड़ेगी, तो जो एक स्वान की यात्रा है, क्वीन की यात्रा में जितने रंग भरे जाएंगे, वो रंग उभर कर मंच पर उसकी प्रस्तुति उतनी ही खूबसूरत बनेगी। तो उसने जीवन में ना तो कोई उसका प्रेमी हुआ है, ना उसने कोई प्रेम के बारे में अभी तक महसूस किया है। लीला उसको एक बार एक क्लब में ले जाती है, वहाँ पर उसको एक ड्रिंक ऑफर करती है, उसके बाद पहली बार देखती है कि भाई लड़कों से बात करने में ये अनुभव होता है, और वो फिर उसको एक पिल देने की कोशिश करती है कि पिल देने के बाद हो सकता है तुम और दुनिया की एक रंगीनी, इस दुनिया में कितने कितने अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं, नशे से भी हमको इस दुनिया को एक अलग तरह से देखा जा सकता है। तो वो वहाँ से वो अनुभव उसका, उस अनुभव से वो एक और चीज फील करती है कि भाई मेरे अंदर भी एक इच्छाएं हैं जो दबी हुई है, जो माँ ने कभी मुझे उसके बारे में बताया नहीं है, मैंने अभी तक दबा के रखा है, कि मेरे अंदर जो एक युवती है उसकी भी फीलिंग हो सकती है, और वो भी किसी से प्रेम कर सकती है, उसके अंदर भी सेक्सुअल डिजायर हो सकती है। तो और आगे जाके कथानक में ये होता है कि एक दिन निर्देशक उसको कहते हैं कि भाई लीला को भी हमने एक बैकअप के रूप में तैयार होने के लिए कह दिया है, कि भाई हो सकता है कि अंत समय में मंच के समय प्रस्तुति के दिन तुम्हें कुछ हो जाए, या तुम उस दिन घबरा जाओ, तो उसके दिमाग में वो सनक और बढ़ जाती है परफेक्शन की, कि भाई क्या मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, क्या मेरा अभ्यास पूर्णता की ओर नहीं है, क्या मैं सही से उस बैले नृत्य को समझ नहीं रही हूँ, या कथानक को नहीं समझ रही हूँ। तो वो नीना को मतलब मर्डर करने तक की उसके दिमाग में सनक आ जाती है, और जो प्रस्तुति से पहले उसको एक ऐसा लगता है कि उसने उसका मर्डर कर ही दिया। और मंच पे प्रस्तुति होती है, और वो लगभग परफेक्शन की हद तक उसको परफेक्ट करती है, और बाद में देखती है कि भाई मेरे दिमाग में बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं, जो हेलुसिनेशन की स्थिति हो जाती है, या हमारी जो ग्रंथियां होती है कि हम जो करना चाहते हैं वो सच में हमें नजर आता है बहुत सारी चीजें। तो लीला उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और अंत में ये कहा बताया गया है, फिल्म कहाँ यहाँ पर खत्म होती है क्लोजअप के साथ, कि उसके पेट से लाल लाल हो गया है, शायद उसके खून आ रहा है, या मतलब उसने वो रूपांतरित काले से सफेद में जाना, या अपनी बुराइयों को बाहर कर देना को इस हद तक जिया है कि यहाँ उसको दाग धब्बा हो गया, या एक निशान हो गया। तो यहाँ पर ये फिल्म अंत हो जाती है। ये पूरा इसका सार है। थोड़ा ठीक बताया मैंने? जबरदस्त बताया, जबरदस्त। हाँ कहानी को तो आप सारी डिटेलिंग आ गई। बहुत। और आपके डेफिनेटली आपके कमेंट भी इसमें शामिल है, काले का आपने बता भी दिया। चलो आगे। मतलब मुझे इस मूवी को देखकर ऐसा लगा कि हर इंसान का एक और कैरेक्टर होता है जो उसे एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है, जो कुछ उससे बुरे काम करवाता है। जैसे जोकर के अंदर भी होता है, उसका भी एक कैरेक्टर होता है, उसको हम ऑल्टर ईगो भी कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो उससे लड़ रहा है, उससे ये पूरी फिल्म मुझे ऐसा लगा ये उससे एक फाइट चल रही है। तो उसको आगे बढ़ना है किसी भी हालत में, वो चाहे जो चीज कर सकती है, वो खुद भी अगर उसकी पर्सनालिटी भी उसको अगर रोक रही है तो वो उसको भी हार्म पहुंचा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो बस बेसिकली मुझे पूरी थ्रू आउट द फिल्म यही लगा। तो लास्ट में वो अपने आप को इतना हार्म कर देती है कि वो उसको मार ही देती है, और वो एंडिंग में खुद ही बच जाती है। उसको लगता है कि जैसे मैंने उसको मारा है, उसकी फ्रेंड साथ में जो होती है, हाँ, वो खुद को मार देती है। तो एक सनक है इस फिल्म में, जो सनक क्यों आई है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्रेशराइज भी हो सकता है। जैसे उसकी माँ भी चाहती है कि तू बचपन से ज्वाइन किया है बैलेरिना, तो तुझे इसमें आगे करना चाहिए। बहुत फोर्स होता है, उसके टीचर का भी फोर्स होता है।
तो बस उसी सनक में ये सब कुछ होता है। आप बताएं शिवाजी, आप भी बताएं। मुझे जहाँ तक ध्यान है, जैसे कल ही मैंने मूवी देखा, इसमें जो जो लड़की है नीना, वो पहले व्हाइट स्वान की तरह परफॉर्म करती है। लास्ट में जब वो अपने आप को बोलती है कि आई एम परफेक्ट, तब वो ब्लैक स्वान की तरह अपने आप को परफॉर्म कर रही होती है आई थिंक। बट शुरू में जो दंत कथा आपने बताई, उसमें ये है कि जब कोई राजकुमार उसको प्रेम पूर्वक स्पर्श करेगा तो वो एक व्हाइट स्वान में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बताया गया। बट लास्ट में इसका कॉन्ट्राडिक्शन उल्टा होता है कि वो ब्लैक में कन्वर्ट होकर के ये बोलती है कि आई एम परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि इसमें ये भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि करेक्टर व्हाइट या ब्लैक या कुछ भी हो सकता है, बट आदमी अपना परफेक्शन ढूंढता है। वो ये जरूरी नहीं है कि वो व्हाइट में ही अपने आप को परफेक्ट साबित करे, वो ब्लैक में भी, और वो लास्ट तक उसी में कन्वर्ट होकर के अपने आप को परफेक्ट बोलती है। ये उसी तरह जैसे कि हम कई बार ये देखते हैं कुछ ऐसा कि कैटरपिलर एक तितली में बदलता है कि वो कैटरपिलर होता है, ऐसा कुछ है ना, कि एक उसके अंदर से निकल के अपना एक नया रूप लेता है जिसके अंदर वो असहनीय दर्द और पीड़ा सहन करने के बाद एक तितली में बदल जाता है। कोकून से बाहर निकल। हाँ, ऐसा कुछ है। वो भी एक कहानी थी ना। हाँ, तो शायद ये स्टोरी कुछ ऐसी ही है कि आदमी अपना परफेक्शन ढूंढने के लिए, अपने आप को, अपना सत्य खोजने के लिए सब यात्रा तय करता है, और लास्ट में वो उसको अचीव कर भी लेती है ब्लैक स्वान के रूप में, जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर बोल सकते हैं, बट उसके लिए वो परफेक्शन है। मेरे को ये समझ मेरे को जब मैंने पहले बहुत 10वीं मूवी देखी थी कि भाई ऑस्कर मिला है, तो भाई होता ना कि एज अ बस देखने के लिए देखा ऑस्कर मिला है, थोड़े से मूवी देखी, मैंने कहा इसको ऑस्कर, इस एक्टिंग के लिए क्या ऑस्कर मिला। वो एक परसेप्शन था एज अ कॉलेज स्टूडेंट। अब जब वापस मैंने दोबारा देखी तब पता लगा कि ऑस्कर या कोई भी अवार्ड अगर कोई दिया जा रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम मानव ने, हम मतलब बाकी पशु जगत में हम ही मानव ऐसे हैं जो हमारे आंतरिक अंदर जो भी सर्कल्स कुछ चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने का ये एक परफेक्ट माध्यम है। ये एक चीज, उसको हम कैसे परफेक्शन से ला सकते हैं। तो जो भी अभिनेत्री नैटली, क्या नाम है उसका, पोर्टमैन, वो ब्लैक स्वान भी ठीक है, बट वो व्हाइट स्वान जो चल रहा है, व्हाइट स्वान चल रहा है, ब्लैक स्वान जैसी आती है वही उसका परफेक्ट। तब पता लग गया कि हाँ ऑस्कर मिल रहा है तो ये इसको शक्ल इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो चल रहा है ना, जो असली में ब्लैक स्वान जो हो सकता होगा वो उसने परफेक्शन लाया। तो वो एक मेरे को एस्पेक्ट क्लियर हुआ अपनी तरफ से कि हाँ इसको अगर ऑस्कर मिला है तो बिल्कुल सही मिला है। ये अंतर की लेयर्स को जब एक कलाकार उभार सकता है तो ही उसको वो लायक होता है कि उसको मिल जाए उसके लिए ऑस्कर। ये 13 इयर्स से एक्टिंग कर रही है। हाँ, एक्ट्रेस। थॉर के अंदर भी तो लियोन द प्रोफेशनल से स्टार्ट हुआ है। इसमें मतलब लगता है मतलब एक अपने आप को खोजने की यात्रा दिखाई गई है। पहले देखो ये लगा कि भाई लिली को लेते तो ज्यादा अच्छी लगती है, इसके कितने मतलब कितने एक्सप्रेशन दिख रही है, लेकिन जब इस एक्टर को देखा तो बिल्कुल सही नहीं, एक फ्रेजाइल लड़की चाहिए थी जो लगे कि बिल्कुल ऐसी सी है, निरी सी गाय जैसी बच्ची है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, तो वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ बिल्कुल जा चुकी है। अब बैक टू स्टोरी, बैक टू बाकी सब चीजें में मैंने देखा कि ऑडिटे व्हाइट स्वान के पास में अपनी सारी अच्छी खूबियां हैं जिसकी वजह से सब उसको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वो जो हीरोइन नीना है व्हाइट स्वान, बिल्कुल शफाक सफेद और बिल्कुल क्या कहते हैं ना अनटच्ड इंसान, जो वर्जिन है, जिसने मन के अंदर भी किसी का वर्ण नहीं करा। तो वो कहता है कि आर यू स्टिल वर्जिन, जब उसको वो उसका डायरेक्टर पूछता है तो वो तब सकपका जाती है कि व्हाट इज मतलब वर्जिनिटी, भी उसको ये भी नहीं पता वर्जिन होना क्या होता है। बोलता हाँ कर रखा है, उसमें भी वो दिखाने के लिए बोल देती है। वो ऑडिटी को इतना अपने पर्सनली जी रही होती है, इसलिए ऑडिटी में वो परफेक्ट होती है, उसको ऑडिटी जैसा। अब बात ये आती है ब्लैक स्वान यानी ऑडेलाय की, जिसका नाम है ऑडेलाय। तो ऑडेलाय होना हम हमारे हिंदुओं में मान सकते हैं शिव और काली का होना, चाइनीज में मान सकते हैं यिन और यांग का होना। जब तक यिन और यांग या ऑडेले और ऑडिटी या शिव और काली हम नहीं हो सकते, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। आप कितने सफेद हो, अगर आप काले नहीं हो सकते तो आप नहीं हो सकते। आप काले ही काले हो, आप सफेद नहीं हो सकते तो आप नहीं हो सकते। तो ये जो यिन और यांग का जो एक पूरा परफेक्ट हम चक्र देखते हैं, यिन और यांग बराबर एक बराबर में, तो वो ऑडेले और ऑडिटाइट, वो ऑडेले ऑडिटे जैसे वो ऑडेले को अपने अंदर करती है वो उस वक्त में परफेक्ट आ जाती है। और जब लास्ट के सीन में अपनी माँ को देखती है
तो वो माँ को देखती है, माँ के आंखों में आंसू आ रहा है, तो माँ के अंदर जो सेटिस्फेक्शन आता है कि जो वो चाहती थी वो अंदर से व्हाइट स्वॉन को अब वो परफेक्टली जी चुकी है कि मेरी माँ ने देख लिया कि यस वो बैलरीना के टॉप पे पहुंच चुकी है। तो अंदर से जो बचपन से उसके ना बीज बोए गए थे उसने उस परफेक्शन को जी लिया। और जो डायरेक्टर की इच्छा थी कि भाई वो जिए उस तरह से ऑर्डलाई की तरह, कि ऑर्डलाई देखे कि वो मुझे कैसे अपनी तरफ से आकर्षित कर सकती है, और वो उसको इतना भयंकर करती है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है कि ये ऐसे कैसे परिवर्तित हो सकती है। वो उसने परफेक्शन करा, वो परफेक्ट बोलना ही अपने आप में उसने ये बता दिया कि हम इंसान, जो मेरे को लगा जिस हिसाब से कि हम इंसान सिर्फ सफेद नहीं हो सकते, हमें अंदर से अपने कालेपन को भी समझना होगा, उसको जीना होगा। जब हम उसको समझेंगे और जी पाएंगे तब हम पूरा परफेक्शन में आ सकते हैं, तब हम परफेक्ट हो सकते हैं, अपना वो परफेक्ट कह सकते हैं। इस बीच साइकोलॉजिकल टर्म्स स्किज़ोफ्रेनिया का बार बार बोला जा रहा है कि वो उसकी मरीज बनती जा रही है। वो उसकी माँ की पेंटिंग्स को देख के लग रहा है कि माँ जो डिप्रेस इंसान है, जो बिल्कुल बच्ची को चाहती है, और आसपास के जो पूरा इंटीरियर है उसका कमरा देखा जाए तो छोटी बच्चियों की तरह पिंक कलर में सजा हुआ है, उसके डॉल्स हैं, उसके खिलौने हैं, वो सब कुछ है, सारी चीज परफेक्ट दिखा है। उसका किचन दिखाया गया है जो एक 18th सेंचुरी के टाइम का किचन हुआ करता था, वॉलपेपर लगा हुआ है। मम्मी जो केक लेकर आती है उस केक का डिजाइन भी आज के जमाने जैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो पुराने जमाने से। तो हर एक चीज जगह लग रही है कि उसकी माँ एक सर्टेन टाइप ऑफ चीज चाहती है और वो बच्ची को उसी तरह से रख रही है। और उस पूरे बैकग्राउंड के जो उसका पूरा बैकग्राउंड है लड़की का, रूम का, वो उसका बाथरूम का, उसका सब कुछ वो एक छोटी बच्ची का होना चाहिए जैसे वो खुश रह सके वो सारी चीज के लिए। तो वो चीज ने उसको बना के रखा, उसके एस्पेक्ट को रखा कि क्यों वो स्किज़ोफ्रेनिक हो रही है, और वो बिल्कुल सही भी हो रही है। स्किज़ोफ्रेनिया तभी हो सकता है कि जब हम बचपन के अंदर किसी अपने द्वंद्व को पूरा नहीं कर पाते, किसी अंदर की चीज कहीं रह जाती है हमारे अंदर, वो जो एक कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन उसको पिता का, जैसे उसकी माँ ने बोला मैंने गलती करी और तुम हुई, तो यानी कि उसको फादर का कभी पता नहीं और मदर ने उसको हमेशा एक ही लूप में रख के रखा। अब जब वो एक लिली के कांटेक्ट में आकर, क्योंकि वो लिली को दोनों तरह से इमेजिन कर रही है, उसको अपने बेड में भी इमेजिन कर रही है और उसको इमेजिन कर रही है उसको मारने के भी इमेजिन कर रही है, तो वो उसने उस लिली से और उस बेथ से जाना कि वो खुद भी अंदर से वाकई एक तरह से ब्लैक स्वॉन है। तो उन दोनों ने बेथ ने, जैसे वो बेथ की चीजें चुरा रही है तो वो ब्लैक स्वॉन अपने अंदर को जागृत कर रही है, लिली से ईर्ष्या कर रही है तो ब्लैक स्वॉन को जागृत कर रही है। वो जागृत करने के बाद में जब वो उसको कत्ल करती है तो वो वापस उसी वक्त परिवर्तित हो चुकी होती है कि वापस व्हाइट स्वॉन में। तो वो जो राक्षस था वो उसके अंतर के राक्षस था जिसने उसको छूकर सफेद कर रखा था, उसी ने उसको काला बनाया और वापस उसने उसको मारकर सफेद करा। तो खुद की अंतर जो जर्नी है वो बहुत परफेक्ट लगी, इसलिए मुझे ये मूवी बहुत वर्थ लगी कि ये ऑस्कर जैसी होनी चाहिए और ये हमारे अंतर परतों को बताने के बहुत सही माध्यम है, ये मेरे को लगा। इसमें जो लिली को मारने का जो दृश्य है वो सब है, वो शायद उसके दिखाई देते हैं ना लिली को, तो congratulate करने ये एक्चुअली वैसे ही है जैसे कि हम जैसे कि दौड़ने वाले या खिलाड़ी या कुछ भी होते हैं, वो अपनी जीत को या अपनी हार को कुछ भी है जिसको अचीव करना चाहते हैं उसको इमेजिन करते हैं। हम भी कुछ भी करने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, कुछ भी जाने से पहले चीजों को इमेजिन करते हैं कैसे ऐसे होगा। वो एक्चुअली वो हेलुसिनेशन ही है, वही वो लोग जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं उसके अंदर, वो इमेजिन कर रही है कि मुझे ये करना चाहिए, वो चीजें दिखा रहे हैं। वो इतने केओस के अंदर जो चीज है ना उसके सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। ये कैरेक्टर जो मेरे अंदर आ रहा है ये है क्या है ये उसको डिप्रेसिव बनाता जा रहा है, वो समझ नहीं पा रही है उसको क्लैरिटी के साथ कि भाई क्या ये सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, खुद कंफ्यूजन में। उस वजह से वो जो एक्शंस ले रही है वो थोड़े काफी केओटिक हो रहे हैं। सर मेरे को एक और चीज लगती है कि ये मूवी से पहले, तो डिस्कशन से पहले अगर मैं कुछ भी बोलूं, उससे पहले एरोनॉफ्स्की जो डायरेक्टर है इसके, अगर आपने तो देखी होगी, वो क्यूब्रिक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्यूब्रिक डायरेक्टर हुए अपने टाइम के बहुत ज्यादा अच्छे, जिनकी आखिरी मूवी आई थी 1994 में, आईज वाइड शट, जो कि सिंबोलिज्म के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है। उसका आज तक भी कोई मीनिंग नहीं निकाल पाया, कोई डिस्कशन, एंड नंबर ऑफ डिस्कशंस हुए होंगे शायद उसके ऊपर। मेरी भी अपनी थ्योरीज है उसको लेके, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है उसको लेके। कुछ हद तक ये मूवी
कैसा है? हाँ ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि एक्चुअली एरोनॉफ्स्की की एक और मूवी है रिक्विएम ऑफ द ड्रीम, रिक्विएम फॉर अ ड्रीम, जिसमें उसने ड्रग एडिक्ट्स के बारे में उनकी साइकिक को लेके प्रेजेंटेशन करना चाहा। उसमें उन्होंने बहुत सारे सिंबोलिज्म्स का यूज किया है। इस मूवी में एन नंबर ऑफ सिंबोलिज्म, आप जितना सोचोगे उतना कम है। तो मुझे लगता है कि हम उस लेयर पे डिस्कशन पे मतलब जा ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि जितना आप सोचोगे, जितना डीप जाओगे इस मूवी में, आई थिंक वो कम है इस मूवी के लिए। सिर्फ जर्नी व्हाइट से ब्लैक की नहीं है। आई थिंक जर्नी बहुत सारे, मतलब वो आपने परफेक्शन इम्परफेक्शन सबकी बात करी, मुझे लगता है शी वॉज ऑलरेडी प्रीटी मच परफेक्ट। ये उसकी बहुत सारी लाइन्स में ये बताया गया पहले से, जो कि उसका जो बैलेरिना का कोच होता है, जो वो उसको कोचिंग जो मतलब सिखाता है, थॉमा जो भी बोलते हैं उनको, है ना। तो वो उनको बहुत बार बोलता है कि यू आर परफेक्ट, यू आर फ्रेजाइल, ऑलमोस्ट लाइक व्हाइट स्वान, नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, ठीक है, बट इट्स जस्ट द अनहिंज्ड कैरेक्टर दैट यू कैन नॉट बी। जो लिली है एक इटसेल्फ सिंबोलिज्म है, जो ब्लैक स्वान का सिंबोलिज्म है। लिली वो है जो वो कभी खुद नहीं बन सकती। लिली वो है, उसका सिंबोलिज्म है कि वो, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने परसेप्शन बता रहा हूँ कि जिस तरीके से वो लिली को देखती है, डांस करते हुए देखती है, या जेलस होना लिली के बारे में, ये सोचना कि ये उसका रोल चुराना चाहती है, या ये सब आइडियाज आना, ये सब एल्यूसिनेशन होना, ये इटसेल्फ में इनसिक्योरिटी बताता है कि वो इतनी परफेक्ट है कि वो इम्परफेक्शन को परफेक्ट तरीके से नहीं प्रेजेंट कर सकती। क्योंकि ब्लैक स्वान एक ऐसा कैरेक्टर है जो इम्परफेक्ट है, जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है, जो कि आपके कालेपन को दर्शाता है। वो खुद बताता है कि स्टोरी के अंदर वो एक लस्ट ट्रिक करने वाला एक कैरेक्टर है, जो कि ट्रिक्स्टर है, जिसके लिए आपको लस्ट, एक पैशन जगाना पड़ेगा, आपको वो सब चीजें करनी पड़ेगी जो एथिकली रॉन्ग है, आपको उसको जीना पड़ेगा। तब तक आप वो, भले आप सब चीजें स्टेप्स परफेक्शन कर रहे हो, आप उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अनहिंज्ड, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू बी आउट ऑफ योर कैरेक्टर। तब वो बहुत बार बोलता है थॉमस उसको कि ना, लेट लूज ऑफ योरसेल्फ, द ओनली थिंग दैट इज इन योर वे इज यू योरसेल्फ। वो एक डायलॉग बोलता है उसके फाइनल प्रेजेंटेशन के पहले। वो एक इटसेल्फ आई थिंक सिंबल। एक क्वेश्चन और मैं रेज करना चाहूंगा, जो कि मैं अपने परसेप्शन रखता रहता हूँ। मैं 2 बार देखी है मैंने मूवी, मतलब अभी नहीं, एक तो बहुत पहले और एक कल। तो आप सबने देखी है मूवी, आपको क्या लगता है कि उसकी मदर खुद एक हेलुसिनेशन थी या नहीं? थी। मुझे लगता है कि उसकी मदर सिंबोलिज्म है, उसकी मदर रियल में नहीं थी। देयर वाज नो एक्चुअल डायलॉग डिलीवरी बिटवीन हर मदर एंड एनी कैरेक्टर, अपार्ट फ्रॉम वंस जब लिली आई उसके घर में, उसने बेल बजाई, आई थिंक वो गेट कभी खुला ही नहीं था। आई थिंक उसने बाद में ही खोला और लिली जा रही थी, उसकी मदर ने कभी कॉन्वर्सेशन नहीं किया। अब आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो क्या चीज थी जो उसको इम्परफेक्ट होने से रोक रही थी? क्या चीज थी जो मतलब उसकी मदर का उसको बार बार ब्लेम करना? शायद उसका चाइल्डहुड अब्यूज रहा होगा। आप इस मूवी को एन नंबर ऑफ डायरेक्शन पे सोच सकते हो। हाँ, वो केक एक बार बार वो इस चीज को इतने गिल्ट में ले रखी है, वो इतना परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही है अपनी मदर को प्लीज करने के लिए, कि वो मदर प्लीज हो जाए, जो शायद उसको ब्लेम करती आई है जिंदगी भर कि मैं एक बैलेरिना डांसर परफेक्ट नहीं बन पाई क्योंकि तुम्हारी वजह से, तुम पैदा हो, मैं आई वाज प्रेग्नेंट विद यू, आई मेड अ मिस्टेक व्हेन आई वाज अ बैलेरिना डांसर। तो वो अपने इम्परफेक्शंस के लिए इसको कोसती है, तो ये अपने आपको परफेक्ट कैरेक्टर में पोर्ट्रे करती है पूरी लाइफ भर। और शायद वो जो होता है ना कि आप अपनी स्किन से बाहर आते हो तब आप इम्परफेक्ट होते हो, तो वो जो इंजरीज है, जो उसके बैक में जो स्क्रैचेस है, आई थिंक वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एन नंबर ऑफ सीन में जब एक दिन पहले उसको इंजरी हुई हुई है वो, और अगले दिन वो नहीं दिखती उसके बैक में, तो ये डिसअपियरेंस, सडन डिसअपियरेंस, नाखून का खुलना, तो ये क्या है कि आप फाइनली अनहिंज हो रहे हो अपने आप के अंदर को, जो आप इतने टाइम से दबा के आए हो, आप अपनी मदर को कन्फ्रंट कर रहे हो फाइनली। क्योंकि शुरुआत में वो सब चीजें मानती है जो मदर कह रही है, क्योंकि शी वांट्स टू बी गुड इन हर आईज। इसलिए आई थिंक लास्ट सीन में जब वो
इम्परफेक्शन को हैंडल कर लेती है, तो वो मदर का प्रतिबिंब दिखाया, वरना मदर का प्रतिबिंब क्यों दिखाते? मुझे लगता है कि इस स्टोरी को मतलब जितना सोचोगे ना उतना इसकी ब्रिलियंस उस चीज में है कि इसमें सिंबोलिज्म कूट के भरा हुआ है। मतलब मुझे कल देखते वक्त मेरे फिर से रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि और पहली बार नहीं हुए थे, पहली बार अलग चीज पे हुए थे, शायद मैं 10 साल पहले देख रहा था उसको, तो वो अलग चीज जनरेट कर रही थी, पर कल जब मैंने देखा तो इट वाज अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट डिस्क्राइब्स, द ब्रिलियंस ऑफ इट डिस्क्राइब्स, क्योंकि अब मैंने 10 साल पहले से अभी तक में एक जर्नी कर ली है, शायद इस मूवी ने वो जर्नी मेरे लिए जी ली है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि एन नंबर ऑफ इसके अंदर आप और सोच सकते हो, मदर हो गई, लिली का पार्शियल, बैथ से क्या वो हॉस्पिटल में मिलने गई या नहीं गई, क्या उसका मानसिक रूप से ही मिलना था उधर, क्या उसने सच में खुद को देखा बैथ में, नहीं देखा, मतलब हर चीज इतनी ज्यादा इसमें कॉन्वुलेटेड है। आई थिंक एरोनॉफ्स्की खुद नहीं बता पाएंगे कि उनकी रियलिस्टिकली बहुत सारे एलिमेंट्स है। आई थिंक इतने हेल्यूसिनेशंस आपके साइड को बता रही है, सिर्फ ये नहीं, जर्नी ये नहीं बता रही कि व्हाइट से कैसे ब्लैक हुई है, आई थिंक ये जर्नी ये बता रही है कि कैसे आप लाइफ भर अपने आप को बंद करते आए हो, और फाइनली व्हेन यू हैव लेट इट ओपन एंड यू डोंट care what the world is thinking about you, and that is the moment when you are perfect, even in the imperfect player, even in the imperfect character that you are portraying, तो वो उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए इतनी खुश होती है, उसके चेहरे पे एक चमक होती है जो व्हाइट स्वान के परफेक्शन में कभी उसको नहीं मिली। तो आई थिंक दिस मूवी इज ब्रिलियंट और नेटली पोर्ट्रेट। वाबी साबी करके भी वर्ड है, वाबी साबी, इसका भी यही मतलब है, टू फाइंड इम्परफेक्शन इन परफेक्शन, एग्जैक्टली ऐसा कुछ। तो इस पे भी आई थिंक एन नंबर ऑफ डिस्कशन हो सकता है, क्या उसने सच में खुद को मारा, क्या नहीं मारा, वो जैसे वो पंख निकल रहा है वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस में पंख दिखाए गए, तो वो ये खुल चुकी है, पूरा कन्वर्जन हो गया, कन्वर्ट हो गई, नाउ शी इज परफेक्ट, दैट इज व्हाट शी सेड एट द एंड। उसको स्टमक से खून निकलता है, वो इसी बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि अब उसने अनहिंज कर दिया अपने आप को, नाउ शी इज परफेक्ट इन हर इम्परफेक्शंस, she want to experience that imperfection for a while, मतलब अब उसको जाके मिला है वो, जो अब she has let her mother go now, मतलब मुझे ऐसा लास्ट सीन को देख के लगा। खैर और भी इसके प्रेजेंटेशन ब्लड की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो ब्लड जो उसमें दिखते हैं ना, उसमें दिखाते हैं ना कि वो लीना जो है वो लिली को मार रही होती है, एक्चुअली उसका हेलुसिनेशन है, वो खुद को ही हर्ट कर रही होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो ब्लड लिली की लास्ट में प्रेजेंटेशन बना रखी है अपने दिमाग में, वो खुद को ही हर्ट कर रही होती है, खुद को, यानी कि अपने अंदर की जो लिली है उसको मार रही है, वो हर्ट खुद को कर रही है। तो मतलब आप कह रहे हो मदर भी जो है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव, आई थिंक ऐसा लगता है क्योंकि एक सीन में जब वो घर में आती है ना, मदर कहीं नहीं होती है, वो सिर्फ पेंटिंग्स देखती है और वापस गेट बंद कर देती है, तो कभी उसने कॉल क्यों नहीं किया इतनी लेट नाइट को जब वो बाहर थी, और उसकी मदर का इंटरेक्शन केवल उससे ही होता है, एग्जैक्टली, और इंटरेक्शन फोन जो व्हाइट स्वान क्वीन बन जाती है ना, केक वो मम्मी कहती मैं मेरे को नहीं खाना, वो कहती मैं ठीक है डस्टबिन डाल दी, हां तो उसके साथ ही है उसका इंटरेक्शन। मेरा कहने का मतलब उसके मदर का थर्ड कैरेक्टर नहीं है, थर्ड के साथ भी नहीं है, जिसमें उसके थर्ड कैरेक्टर को उसने विटनेस किया वो मदर से कॉन्ट्रैक्ट, पर वो आज कोई घर में आते कहां था, क्लाउडी का लिली आती है, लिली आती कहां, वो अपने माइंड में आती है, वो पेन लेकर वो सोच के आ रही होती, लेकिन जब गेट खोलती देखती रॉड अभी तक भी लगी हुई है, गेट यानी कोई ना अंदर आ पाया है ना कोई गया है, तभी रॉड लगी हुई है, आई थिंक दिमाग में लिली वैसी चल रही होती है, खुद ही को लिली मान के चल रही होती है, फादर का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, तो कैसी लाइफ रही होगी, आई थिंक चाइल्डहुड अब्यूज या इसके एंड डायरेक्शंस हो सकते हैं, मतलब ओपन एंड पे हो जाता है अगर वो कुछ बताया इसने अपनी परफॉर्मेंस से वो लेट आउट किया लास्ट में व्हेन शी फाइनली बिकेम अ ब्लैक स्वान, जिसका वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जिसका वो बेसब्री से, आई थिंक आवाज बोल लीजिए। पुरानी फिल्म भी देखी थी 2010 में, हमने 11, 12, 13 में देखी होगी, अभी दोबारा देखी, और आज देखने के बाद में जो कुछ नया समझ में आया वो तो मैं आपके शेयर करूंगा, लेकिन एक बात ये जरूर है कि अभी जैसे अनिमेश ने जो वक्तव्य दिया, आपने जो कहा, तीनों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन, और ये
इसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं इनके रिव्यूज पढूं। तो रिव्यूज में इसको ज्यादातर रिव्यूअर्स ने इसको एक साइको थ्रिलर के रूप में प्रेजेंट किया है। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि आप तीनों के इंटरप्रिटेशन उन सब रिव्यू से अलग हैं और ऊपर हैं मेरे हिसाब से, और नए उनके मीनिंग निकाले। फिर मैंने थोड़ा और इसके बारे में सोचा, तो एक बात मैं जो आपके साथ एक विचार के रूप में जो शेयर करूंगा वो ये कि जब हम स्वान या हंस शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से श्वेत है। ये अलग से कहने की जरूरत कभी हमें महसूस नहीं होती कि सफेद हंस, ऐसा हम नहीं कहते। हम हंस होने का मतलब ही हम ये मानते हैं कि वो सफेद है। वो श्वेत यानी एक उच्च कोटि या पवित्रता का प्रतीक है। या किसी भी चीज में या किसी भी जगह अगर हंस हम कहते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एक पिनेकल, एक शीर्ष पर है। और भारतीय मानसिकता में हंस एक बहुत बड़े विवेक, यानी वो दूध का दूध पानी का पानी करने वाली क्षमता का भारतीय मानसिकता में प्रतीक है। तीसरा ये कि जूलॉजी के दृष्टिकोण से कभी कोई ब्लैक हंस पाया ही नहीं गया। जब ये फिल्म बनी थी उस वक्त तक जूलॉजी वर्ल्ड में ब्लैक हंस की कोई स्पीसीज डिस्कवर्ड नहीं थी, लेकिन उसके बाद हुई। अच्छा। बड़ी रेयर स्पीसीज ब्लैक हंस डिस्कवर हुई। आप दोनों ने ये जो प्रतीकात्मकता का जो आपने उदाहरण दिया और आपने जो जिन यंग कर दिया, इन दोनों को अगर अपन इसको मिला के देखें तो जो ह्यूमन बीइंग की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो 3 प्रकार की मानसिक वृत्तियों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इस चीज से अपरिचित है कि ये भारतीय जो है वो 3 मानते हैं, लेकिन जो एस्थेटिक या चाइनीज जो फिलोसफी है वो 2 मानती है। और वो 2 जो अगर अपन आए तो भारतीय दर्शन में, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष, ये 2 है। और 2 के बाद सांख्य का मतलब है वेरियस नंबर्स, n नंबर, जो n नंबर में यू कैन रिस्पेक्ट। मैं इसको एक मतलब आपके जो इंटरप्रिटेशन थे, आई वुड से दैट दे वर a kind of literary appreciation of a movie which is an artistic piece. मेरे को ये लगता है कि ब्लैक स्वान में कला की दुनिया में मेनली या किसी भी प्रोफेशन में सामान्य रूप से तो, लेकिन कला की दुनिया में मेनली जो कलाकारों का संघर्ष और कंपटीशन, वो उन्हें स्ट्रेस की किस सीमा तक ले जाता है। एक तो इसका डिफिक्शन, और ड्यूरिंग द प्ले आपको एक दूसरी पर्सनैलिटी अपने में से बाहर निकालनी, सफेद में से काला बाहर निकालना। इट्स ए ग्रेट चैलेंज। और इस ग्रेट चैलेंज को वो लीना जब एक्सेप्ट करती है तो वो स्ट्रेस की उस सीमा तक पहुंच जाती है जिसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम पैरानॉइड या सिजोफ्रेनिया या कुछ भी अपन उनका नाम दे सकते हैं।
लेकिन वो इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस इज ऑफ दैट लेवल दैट इट कैन किल यू, इट कैन किल यू. सेकंड जो मेरा इसमें क्वेश्चन भी है या समझने का प्रयास है वो ये है कि what is the necessity of adding I should say sexually obsessed scenes, say for example encouraging Nina for touching herself, for having certain scenes of lesbianism, or having certain scenes which shows that the artistic performance is primarily based on intensity of passion, which this movie wants to convey. That any artistic exhibition or manifestation or exhibition, it cannot be without intense passion. And that passion is not at spiritual level, that passion is not at metaphysical level, but it is purely and absolutely at physical. ये भी कंक्लूजन एक तरह का, ये भी एक तरह से कह सकते हैं. You are dressed like a black swan. Team के according wear करेंगे. यहाँ पर जो बार बार जो ये बात कही गई कि इम्परफेक्शन को जीना, तो ये मीन्स व्हाट? इम्परफेक्शन को जीना से क्या मतलब है आप लोगों का, ये बताइए. इम्परफेक्शन से मेरा तात्पर्य इतना है कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से ही बता रहा आप हूँ. नेचुरली जैसे राम भगवान आए, एक परफेक्शन है हमारे लिए, हम मानते हैं. कृष्णा आए हमारे पास में, परफेक्शन विद इम्परफेक्शन. सारी खूबियां हैं, फिर भी वो सारे रूल्स तोड़ रहे हैं और वो ज्यादा लवेबल है, ज्यादा अल्योरिंग है. तो मैं वही चीज मानता हूँ यहाँ पर. वो ही इज द ब्लैक स्वॉन, वही ब्लैक स्वॉन है जो सब परफेक्शन के साथ में इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्शन के साथ में सबसे परफेक्ट है, और सब उसको अल्योर कर रहे हैं. वो जो पर्सनालिटी है, मेरे को वही लगा ब्लैक स्वॉन वही है. ये जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, जैसे पहले राम की रिक्वायरमेंट थी वो आइडल है, फिर जमाना चेंज हुआ, अब थोड़ा सा कुछ उसमें मिलावट भी होनी चाहिए. जैसे ब्रेक योर रूल्स, जो तोड़ो उसको जो तक चल रहा है. जैसे मोनोथेइस्ट में भी ऐसे ही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट और ये थे, उसके बाद और आया रिलीजन, जैसे न्यू टेस्टामेंट आ गया, ओल्ड टेस्टामेंट का न्यू टेस्टामेंट आ गया, उसमें कुछ और मिलावट आ गई. तो इस तरीके से वो रहेगा. मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी सर, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा. हाँ, बहुत ही अच्छा नरेशन, बहुत ही प्यारी नॉवेल, और जितना आप उसको और पढ़ते हो तो और जीते हो. एक गुजराती प्ले भी है, लव इन द टाइम्स ऑफ मलेरिया. अच्छा, गुजराती प्ले जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो होता है, अच्छा वो क्या नाम है उसका? जो मेन लीड में होता है, मुझे नाम याद नहीं. नाम तो मेरे को पर मेरे ख्याल से जब आपने ये बात कही, इसका मतलब है कि भाई इम्परफेक्शन को कलात्मक लेवल पर जीने की बात है. बिल्कुल. तो उस है ना? मैंने हाँ जी हाँ, कलात्मक लेवल पर जीने की बात. इम्परफेक्शन में जाना नहीं है, पर उसको जीना भी आपको आना चाहिए कलात्मक लेवल पर. एक अच्छे आर्टिस्ट तभी हो सकते हो कि जब आप उस बिल्कुल इम्परफेक्शन को भी जी सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इस मूवी में वो अनहिंज कर गई. हाँ, वो बैलेंस आई थिंक वो उससे बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि शी हैज बीन लिविंग हर लाइफ इन परफेक्शन. और दूसरी बात जो इसमें जो मेन कैरेक्टर जो नीना का है, उसमें आप देखें कि वो जब सारे क्वेश्चन आते तो बिल्कुल वो सिंपल होती है एकदम से. लोग बहुत सारी चीजों को उसका नॉलेज नहीं है. शायद एक ये भी सिंपल है कि जो बिल्कुल मतलब क्या है कि जीरो से स्टार्ट करता है, पहले से आपने कुछ लर्न कर लिया है, तो वो आपके मार्ग में बाधा भी बन सकती है, मतलब कि आगे इम्परफेक्शन को जीने में, क्योंकि आपके ने पहले से ही एक पूर्वाग्रह पाल लिया है, मतलब उसके लेकर के वो कोई पूर्वाग्रह को लेकर नहीं चलते, क्योंकि जीवन को उसने बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर रही है हर चीज को. तो वो उस लेवल तक पहुंच सकती है. शायद ये भी एक मतलब कि आई थिंक इन सब क्वेश्चंस का कि वो जो पूछता है थॉमस
खैर वो तो उसका कैरेक्टर भी डिफाइन होता है इस मूवी से काफी हद तक। हाँ। वो पूछता है कि आर यू वर्जिन, हाँ। डू हैव एनी बॉयफ्रेंड्स। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके। तो वो जो मेरे को लगता है कि ये भी एक बात है कि सर लव, सेक्स, ये सब चीजें, ये जो इमोशंस है, दे आर इमैनेटेड फ्रॉम पैशन। पैशन से ही बॉर्न होती है, या पैशन इनसे बॉर्न होता है, वन वे और अदर। तो मैंने जब वो चीज जो बोली ना आपको, उससे मैंने मैं कुछ लिखा हुआ था बहुत पहले, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा के उसके रिस्पॉन्स में लिखी थी मैंने, छोटा सा पैराग्राफ है। मैं लिखा, लव, द नेम इटसेल्फ imbibes countless unknown emotions spirited by an obscure passion. The passion, though carefully enveloped within our rustic outliers, takes its tenacious and fanatical form when we finally confront the one who plays the notes of the symphony that harmonizes with the rhythm of our heartbeats. Although one might try and fool us into believing the veracity of love, but not everyone knows how to play the right notes. For love lies not only in the significance of quenching one's bodily thirst or wearing conventionally followed or socially acceptable parameters as embellishments, but in the nakedness of one's soul, the acceptance of one's veiled insecurities and the beauty of one's glaring flaws. Love is omnipresent. After all, love in its immaculate form simply is the reconciliation of carnality with the sheer desire to live. Love is the answer to the plights of humanity. Love is immortality in our mortal lives. Love is only boundless thing in our otherwise confined lives. Love is why we exist, and love is what will remain of us in the end. तो वो जो imperfection वाली बात है ना, I think हम अपने naked soul को मतलब इतना परफेक्शन या उसमें लगे रहते हैं कि ये चीज सही चीज है, ये एथिकली सही चीज है, ये एथिकली सही चीज है, कि हम खुद क्या है ये हम उस जर्नी के दौरान भूल चुके होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ये नजरिया। हम आउटसाइड थॉट या आउटसाइड आइडिया को परफेक्ट बना सकते हैं, बट जो इनर इमोशन है या इनर आइडिया जो है दैट कैन नॉट बी परफेक्ट। वो पशुत्व जो है ना हमारा, हम पशुत्व को छुपा रहे हाँ। उस पशुत्व को जी नहीं रहे। जब जीते हैं वही हमारा इम्परफेक्शन को जीना हो गया। तो पशुत्व नहीं जी पा रहे ना हम अपना, हम है तो पशु ही है अंदर से, हम पशुत्व को नहीं जी रहे जो एक हमारा होना चाहिए, जो पशुत्व जीना वो हम जी नहीं पा रहे। लफड़ा वही आता है। नहीं, पर उसके साथ में ये है कि ये फिल्म है तो कलात्मक लेवल पर होना चाहिए जीना। ऐसा भी नहीं है कि आप आप सही कह रहे हो, आप जहाँ पहुंच रहे हो सही है, किस आर्टिस्टिक वे में, आर्टिस्टिक वे। हाँ, ये नहीं कि आप वाकई मर्डर करके वो नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आप राक्षस बन जाएंगे। बिल्कुल, जैसे पशु में राक्षस प्रवृत्ति नहीं है। जैसे आपने जैसे भी कृष्ण का उदाहरण दिया, तो उन्होंने हर पैशन को दिया हर चीज को, लेकिन वो राक्षस नहीं बने, वो अपने वो रहे उस चीज को। तो मतलब वो कलात्मक लेवल पर आप जब चलते हैं तो ठीक है। पर ये बहुत ही एक तरह से रस्सी की धार पर चलना है, वो धार पर, क्योंकि आप इसमें तुरंत वो चेंज हो सकते हैं, तुरंत आपका रूपांतरण नेगेटिव साइड में हो सकता है। मतलब आप नेगेटिव साइड को भी जी रहे हैं कलात्मक लेवल पर, तो उसमें आप अच्छी मतलब सही चलेंगे। वही तो आपने किसी के वस्त्र छीने बुरे हो सकते, लेकिन नहीं उसका एस्पेक्ट कृष्ण के मुकाबले में कभी गलत नहीं। वो जो बात जो हम जो कहते हैं ना कि भाई ये इंसान जीनियस है, और बार बार इसको तोड़ा गया है इस अवधारणा को कि जीनियस जैसा कुछ नहीं होता। इम्परफेक्ट होते हुए कोई व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है। जीनियस जैसे हम कहते हैं कि क्योंकि जीनियस बहुत सारे व्यक्ति हुए होंगे, लेकिन उनमें कई बार जो डिसिप्लिन का अभाव होता है ना, ये व्यक्ति डिसिप्लिन भी है नीना, रोज करना, इतने समय पे करना, तो इम्परफेक्शन के साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है कोई भी चीज जानने के लिए, और उसमें आपकी लस्ट हेल्प कर सकती है उसको उबारने। लास्ट में बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल दिया। लास्ट में शी वाज लेट, शी स्लेप्ट टिल लेट तक वो सोती रही। हाँ, और उसने मदर को ब्लेम किया। आई थिंक मदर, बट वो गई कैसे, वो मेरा परसेप्शन बट है उसके डिसिप्लिन ट्रेट ने उसको भेजा कि भाई दाना ये सब कुछ मैनेज हुआ, इन द एंड कर नहीं पाई, बट ये सारा बैलेंस करना। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि इन द एंड वो व्हाइट स्वॉन ढंग से नहीं प्ले कर पाई। हाँ, आपको याद है, तो वो बैलेंस सही गिर जाती है, तो एक्चुअली वो डोमिनेट हो रहा है, अब वो डोमिनेट हो रहा है, वो वाला ट्रेट डोमिनेट हो रहा है, अब वो डोमिनेट। इसमें आप लोगों ने इसको एक नया प्रिंट दिया, परफेक्शन और इम्परफेक्शन। लेकिन व्हाई आर वी फॉरगेटिंग
that it is a question of good and evil. ऑडिलाई ऑडिटे वही है हाँ? ब्लैक स्वन का नाम ऑडिलाई है नीना का जो और ब्लैक वो सन है ऑडिट है मेटाफोर white वाली। फिजिक्स ही है उसका जो बाहर आया जो गुड एंड इविल इम्परफेक्ट तो सही है। इसमें दोनों ही परफेक्ट। वो ये जो डायरेक्टर है वो ये चाह रहा है कि व्हाइट भी परफेक्ट हो जाए और ब्लैक भी परफेक्ट, और वो अपनी इविलनेस में भी उतना ही परफेक्ट, और इसलिए उसका एंड में उसका मेकअप चेंज हुआ नीना का, वाइट आंखों का और सारा पैटर्न का। नीला और वाइट। हाँ इसमें मुझे लगता है वो डायरेक्टर जो चाहता है वो ये दिखाना चाहता है कि करेक्टर जो है, इंसान जो है वो परफेक्ट हो, न कि उसके करेक्टर। एग्जैक्टली बस यही मैं वो कलात्मक लेवल पर जीने का भूख आपने वही देखा पर है। बिल्कुल उस एक्सपीरियंस से भी वो गुजरे, वो तभी वो बहुत हाइट को पहुंच सकता है, कला के हाइट को पहुंचेगा। वो वाला यदि आप वो जब तक अपने जो मेटामॉर्फोसिस जो था वो बाहर नहीं निकालेगी तो एक्चुअली अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन उससे होगा ही नहीं। वो लास्ट में यही है, जब वो लास्ट में बोलती आई फेल्ट इट, बहुत ही बेहतरीन सीन था वो वाला, जब वो ब्लैक स्वान प्ले करके Felt कर लिया है मैंने। खड़ी होकर पीछे फेदर की इमेज होती है, मतलब उसी की शैडो जो होती है वो पीछे पूरा कन्वर्ट। ब्लैक स्वान की शैडो वो अपने आप को वो चीज मान लेते हैं ना, तो बहुत प्यारा पूरा है। मैंने मूवी नहीं देखी है, कोई बात मैं तो बस एक बात बोल रही हूँ कि मतलब सामान्य भाषा में क्या है कि हम सीधे तरीके से अगर किसी सीधे रास्ते से अगर किसी जगह पहुंचते हैं तो वो परफेक्शन है, या हम गलत तरीके से पहुंचते हैं वो परफेक्शन है। ये बात निकल के आएगी। नहीं गलत, देखिए एक तो दो चीजें हैं, एक तो एक आप कह रहे हैं कि आम इंसान के लिए, एक कह रहे हैं हम कलाकार के लिए। कलाकार को इम्परफेक्शन भी जीना पड़ता है, बताना नहीं तो कैसे बताएगा वो, और परफेक्शन भी बताना पड़ता है, चाहे वो गुड और इविल की जो बात कर रहे थे, कलाकार को दोनों जीना है। तो कलाकार की बात है कि वो कलात्मक ऊंचाइयों को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसको महसूस भी करे, केवल बताना नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं करना है, उसको इमोशंस के साथ रियलाइज करना है, मतलब, और वो फिर बता वो जब तक नहीं आएगा तब तक वो कलाकार सोचना। और हाँ, वो बेहतरीन लास्ट में जो प्ले करती है बाकी White character Swan के लिए है। वो जब तक बाकी उसका आप- ब्लैक बाहर नहीं निकलता है तो नहीं, परफेक्ट उसमें नहीं, होती नहीं। नहीं हो सकते वो। तो वो इसीलिए वो उसको बताया लास्ट में वापस बूटे पर ही किया कि उसमें परफेक्ट हो गई है। हाँ। पिक्चर बनाने का यही तो मैम इसका वो है Existential अपने ना बैड थॉट्स और गुड थॉट्स आप कैसे इनसाइड फाइट करते हो और कैसे बाहर निकाल के उस चीज से कैसे निपटोगे आप और कैसे बन सकते हो, यही है इसका। हाँ, बिल्कुल है सर, सही बात। दोनों आप पहुंच गए क्या? पार्ट्स में हमारे अंदर हैं, ब्लैक भी और व्हाइट भी है। हाँ ये हमारे ऊपर है कि इस चीज को हम कितना इस मतलब डायरेक्शन ब्लैक को भी हम अगर बैलेंस वे में जिए ना तो वो व्हाइट ना उसको परेशान करेगा ना ब्लैक उसको परेशान करेगा। हम क्या सोचते हैं व्हाइट व्हाइट रखें या ब्लैक 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 रखें, में वर्क ही नहीं करना चाहते तो बैलेंस हैं, इसको छुपा के हाइड कैसे रखो। सोशली आउटलुक से या उसकी मदर के आउटलियर से खुद को ढाल रही थी। जी 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 तो मुझे ये लगता है कि हम उसकी मदर सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन है या जो भी है, मतलब जिसके हम होता है ना कि यार लोग क्या कहेंगे वाली चीज, वो वाली चीज है वो मदर का पोर्ट्रेट। मुझे ऐसा कई बार लगा नहीं मदर का मैं एक बार वापस से एक बार गौर करूंगा, वो भी इमेजिनरी है। मैं इसको आप ये सोच के देखोगे ना मूवी, जैसे फाइट तो एक अलग ही आपको जैसे फाइट क्लब में तो पता चल जाता है ना कि इन्होंने नई चीजें बताई ना, माँ वास्तव में होती नहीं है, हाँ, वो उसके बारे में उसके दिमाग में होता है। इसको ये बैक ही नहीं है माँ सच में। फाइट क्लब देखी होगी ना, तो उसमें हमें रियलाइज हो जाता है कौन इमेजिनरी है, मतलब और बहुत ही इमोशनली आपको एग्जॉस्टिंग बहुत। लगेगी। नहीं हॉट स्टार पर है। हॉटस्टार पे आपको रिलैक्सिंग लगती है। ये